बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ FM 101.8। मैं हूं आपका मेज़बान उमर हयात ख़ान। प्रोग्राम लेकर आए हैं सेहत से ज़िंदगी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। हेल्थ से जो रिलेटेड कोई इशू हो तो उस पर हम बात करते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात को बुलाते हैं स्टूडियो और उनसे बात करते हैं। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत अहम है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सईदा सकीना, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं और लेज़र स्पेशलिस्ट हैं। सबसे पहले मैम को प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने टाइम निकाला, आप स्टूडियो आए। सबसे पहले अपने बारे में बताइएगा कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो थोड़ा सा हमारे लिसनर्स तक बताइए। एक तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका फ़राहम करने का। लोगों से बात करके हमेशा अच्छा लगता है और हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर जितनी हो सकते हैं वो प्रोवाइड करें। अच्छा, क्वालिफ़िकेशन बेसिकली आई हैव डन माय MBBS फ्रॉम अय्यूब मेडिकल कॉलेज। 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैंने 1 साल एज़ मेडिकल ऑफिसर सवाबी में काम किया एंड देन आई डिड माय पार्ट 1 एग्ज़ाम हमने दिया। एक हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है FCPS का, जो डर्मेटोलॉजिस्ट जितने लोग कहला रहे होते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, आइदर दे आर FCPS या MCPS। सो FCPS की जो क्वालिफ़िकेशन है मेरी, वो 5 साल की बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिसमें 2 साल हम जनरल मेडिसिन में ट्रेनिंग करते हैं और फिर 3 साल हमारी डर्मेटोलॉजी की होती है। सो मेरी बेसिक जो डर्मेटोलॉजी की ट्रेनिंग है इज़ फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद, और फिर हमारा एग्ज़ाम होता है वो क्लियर किया, और सिंस देन आई एम डूइंग प्रैक्टिस इन वाकेंट एज डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट फॉर द लास्ट 8 to 10 years। जी, बहुत ज़बरदस्त। सबसे पहले मैम आते हैं टॉपिक के ऊपर कि आज हमने आपको ज़हमत दी है इस हवाले से। ये सबका ये इशू आ रहा होता है कि अक्सर जो हैं वो अगर मेल फीमेल दोनों में जो बाल हैं वो जड़ जाते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज क्या है? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है और बहुत कॉमन ये प्रॉब्लम है, और सिर्फ ख़वातीन और मर्द ही नहीं, आजकल तो छोटे बच्चों में भी ये चीज़ आना शुरू हो गई है। 14 इयर्स में, 15 इयर्स में हमारे पास पेशेंट्स आ रहे होते हैं। पेरेंट्स वरिड हो रहे होते हैं कि जी बच्चों के बाल गिर रहे हैं और वजह हमें समझ नहीं आ रही है। रीज़न्स मल्टीपल है, एक वजह नहीं है, क्योंकि आपके जो बाल हैं ना उसके ऊपर इन्वायरमेंट का भी बहुत असर होता है, फिर आपकी इंटरनल हेल्थ का भी बहुत असर होता है। आपकी अंदरूनी सेहत अगर ठीक नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को खून की कमी है, वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 है, विटामिन D3 है, इसकी कमी है, किसी को थायराइड का मसला है, तो इंटरनल हेल्थ आपकी ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली आपके बाल कमज़ोर होंगे और बाल झड़ेंगे। मेल्स के अंदर अगर हम स्पेसिफिक बात करें ना कि मेल्स के अंदर क्या कॉमन रीजंस हो सकती है, तो एक तो जेनेटिक टेंडेंसी, जिसमें अक्सर हम पेशेंट से सवाल पूछते हैं कि जी आपके ख़ानदान में और लोगों के बाल किस तरह है, और उसमें भी लोग ये कहते हैं कि जी मेरे फादर के बाल बड़े अच्छे हैं और मेरे अंकल्स के बाल बड़े अच्छे हैं। तो हम स्पेसिफिकली पूछते हैं कि मैटरनल साइड पे बाल कैसे हैं, क्योंकि जो बालों का आपका जो जीन आ रहा होता है वो बेसिकली आपकी माँ की तरफ से आपको विरासत में मिल रहा होता है। तो आपकी मैटरनल साइड पे, यानी कि आपके मामू और आपके खालाओं वाली साइड पे बाल किस तरह के हैं। अगर किसी की जेनेटिक टेंडेंसी है हेयर फॉल की, तो डेफिनेटली उनको बाल जल्दी, या गंजपन का जो मामला है वो जल्दी शुरू होगा। इसके अलावा जो मेल हार्मोन है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन मेल्स टू कॉज हेयर फॉल। अब टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, वो आपके बालों का जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्राउन जो है सर का, वहाँ पर जाके एक ख़ास हार्मोन में कन्वर्ट होता है जिसको हम डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन या DHT कहते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये सर के सेंटर से बालों को गिराएगा और बाकी जिस्म पे बालों की ग्रोथ को ज़्यादा करेगा। सो ये 2 फैक्टर्स जर्नली ऐसे होते हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा, हमारा इतना रोल नहीं हो सकता कि हम ना जीन्स को चेंज कर सकते हैं, ना ही आपके हार्मोन्स को बहुत ज़्यादा हम छेड़छाड़ कर सकते हैं। अलबत्ता जहाँ पर ये आपका DHT हार्मोन कन्वर्जन हो रही होती है, कुछ मेडिसिन ऐसी है जहाँ पर काम करती है उस लेवल पे, और वहाँ से ये बालों के गिरने को कम कर सकती है। ये स्पेसिफिकली रिलेटेड टू मेल्स है। और जहाँ पे हम हार्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो फिर ख़वातीन में क्या रीज़न्स होंगी। आयरन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसीज तो है ही है, लेकिन ख़वातीन में जब कभी भी कोई हार्मोन की एबनॉर्मेलिटी होगी तो उनके अंदर मेल हार्मोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी टेस्टोस्टेरोन उनमें ज़्यादा हो जाएगा। तो जब भी हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, जैसे कि PCOS होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ अक्सर ख़वातीन को होती है, तो उसके अंदर हेयर फॉल
के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा। और लास्ट में हम उस पे शायद आगे भी बात करेंगे, स्ट्रेस एंड लाइफस्टाइल। ये जी। 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हेयर फॉल आपका ज़्यादा हो सकता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और अ, मैं पूछूंगा मैम कि ये जो अक्सर लोग बायोटीन का इस्तेमाल करते हैं, हुँ। क्या बायोटीन का इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए मुज़र है, या इसके फ़ायदे कितने हैं और नुकसानात क्या हैं? अच्छा, बायोटिन इसके लिए ना मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स अ मार्केटिंग गिमिक, ठीक है। वजह क्या है जी कि बायोटिन की अगर अब ये है क्या चीज़, बायोटिन बेसिकली एक ख़ास किस्म का विटामिन है, इसको जी। विटामिन एच भी बोलते हैं बाज़ औक़ात। हम्म, और ये आपकी बॉडी में नॉर्मली इसकी क्वांटिटी इतनी सफिशेंट होती है जी। कि बहुत रेयर होता है कि हम बायोटिन डेफिशिएंसीज देखें, ठीक है। जी। और अनफॉर्चुनेटली किसी ने इसको लिंक कर दिया विद द हेयर फॉल और इन सारी चीज़ों का। अगर हम बायोटिन डेफिशिएंसी को अगर स्पेसिफिकली पढ़े तो उसकी कमी की वजह से आपकी नज़र पे असर पड़ सकता है, आपकी बाकी बॉडी सिस्टम्स पे असर पड़ सकता है, बालों के ऊपर और स्किन के ऊपर इसका बहुत थोड़ा रोल है। और आपका जो सवाल कि बायोटिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो मैं पेशेंट्स को हमेशा ये कहती हूँ कि ऐसा सप्लीमेंट जिसके अंदर बायोटिन के साथ साथ और इंग्रेडिएंट्स हो जो वाकई में बालों को स्ट्रेंथन करता है। और अक्सर बायोटिन के साथ आप देखेंगे जिंक, सेलेनियम, जी। मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन डी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है एज़ कम्पेयर टू बायोटिन। अगर स्पेसिफिकली हम बालों की बात करें तो अगर किसी ने लेनी है तो फिर मैं पेशेंट को कहती हूँ आप एक तो डॉक्टर से मशवरा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपके बाल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वजह से गिरे, जिन वजूहात पे हमने बात की है ऑलरेडी। और दूसरी बात कि बायोटिन का एक नुकसान ये हो सकता है कि अगर किसी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बायोटिन ली है तो आपकी उसकी वजह से एक्ने भी हो सकती है। और इट इज़ रिपोर्टेड, बहुत सारे इस तरह के रिसर्च आर्टिकल्स है जो कि कहती है कि ज़्यादा क्वांटिटी में अगर बायोटिन को पेशेंट ले ले तो ज़रूरी नहीं हर पेशेंट को हो, बट कुछ लोगों में उसके साथ चेहरे पर दाने हो सकते हैं। तो बेहतर है डॉक्टर से मशवरा डॉक्टर करके से लें। मशवरा करें और उसके बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैम, चूँकि हम बालों के हवाले से बात कर रहे हैं, एक और कॉमन ये है कि विंटर का सीज़न है तो बालों में खुश्की जो है, डैंड्रफ जो है, इसके ख़ास वजूहात क्या हैं? और अक्सर लोग ये करते हैं कि जिनके सर में डैंड्रफ होता है तो वो मुख्तलिफ ऑयल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऑयल डॉक्टर कहते हैं कि ऑयल लगाने से ये और ज़्यादा बढ़ सकती है, तो इसकी क्या? डैंड्रफ बेसिकली है क्या चीज़? जो डैंड्रफ आम ज़बान में डैंड्रफ कह रहे होते हैं उसमें 2-3 डिजीज़ेस हमारी स्किन के आ जाती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी हो सकता है, सीबोसोराइसिस भी हो सकता है, सोराइसिस भी हो सकता है। थोड़े मुश्किल और जी। टेक्निकल टर्म्स हैं, बट आम जो बंदा हमारे पास आएगा ना उसको तकरीबन ये सारी चीज़ें एक ही जैसी लगेंगी। वो कहेंगे कि जो हमारे सर में डैंड्रफ है। अब वो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जो कॉमन डैंड्रफ हम देख रहे हैं जिसको हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहते हैं, जिसमें सर के अंदर छिलके बन रहे होते हैं, पैचेस बन रहे होते हैं खुश्की के, साथ साथ दाने भी आ रहे होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, पस वाले दाने भी बाज़ औक़ात बनते हैं, रेड कलर के दाने भी बन रहे हैं। अगर ये कंडीशन है सेबोरिक डर्मेटाइटिस कहलाती है। जी। और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि एक ख़ास किस्म का फंगस हमारी बॉडी पे मौजूद होता है, जो कि मेरे बॉडी पे, आपकी बॉडी पे, हम जी। सब की बॉडी पे जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ ये पैदा होता है। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपके हार्मोन्स तब्दील हो रहे हैं और कुछ ऐसे पेशेंट्स जिनके अंदर इसकी जेनेटिक टेंडेंसी होगी, उनके अंदर ये फंगस अपने आप को ज़्यादा ग्रो करेगा, उनके अंदर इस फंगस की तादाद ज़्यादा हो जाएगी और उसके नतीजे में डैंड्रफ सर के अंदर बनना ज़्यादा शुरू हो जाएगी। जी। और सर्दियों में ये प्रॉब्लम इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि सर्दियों में एक तो इस फंगस की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है आपके बालों की जड़ों में। दूसरी, हम एक काम बहुत सर्दियों में कर रहे होते हैं कि डेली शॉवर्स भी ले रहे हैं जी। और साथ साथ बहुत तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं। हम्म, अब डेली शॉवर से क्या होगा, जब रोज़ाना शैम्पू बालों की जड़ों में लगेगा तो जो थोड़ा बहुत भी आपके स्कैल्प के ऊपर ऑयल है वो ख़त्म हो गया। और बहुत तेज़ गर्म पानी के इस्तेमाल की वजह से क्या होगा कि जो आपकी स्किन की लेयर्स है, जिल्द जो है वो डैमेज हो जाएगी बालों की। तो वो जब डैमेज होगी तो वो डेफिनेटली रिएक्शन के तौर पे जिल्द अपने आप को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो इस वजह से हम सर्दियों में पेशेंट्स को कहते हैं कि कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से नहाया करें। बहुत तेज़ गर्म पानी आपके बालों को नुकसान दे सकता है। सही। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, सेबोरिक डर्मेटाइटिस स्पेसिफिकली अगर उसकी हम बात कर रहे हो तो ट्रीटमेंट में हम कुछ एंटी फंगल, बाज़-औक़ात अगर सिचुएशन बहुत ख़राब है टैबलेट्स भी देते हैं, वरना जनरली क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि आती जाती
रहती है। ऐसा फंगस जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, आप उसकी तादाद को कम कर सकते हैं, उसको बॉडी से हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते। तो हम कोशिश करते हैं ऐसी दवाइयों पे पेशेंट को रखें जिसका नुकसान कम से कम हो, और ज़्यादातर वो टॉपिकल थेरेपीज़, यानी कि आपको लगाने के लिए कोई लोशन, कोई सोल्यूशन ऐसा दे देंगे या शैम्पूज़ दे देंगे। अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, उस सूरत में फिर हम कुछ एंटी फंगल टैबलेट्स और कुछ ख़ास किस्म के एसिट्रेटिन की तरह की कुछ टैबलेट्स होती हैं, वो दे देते हैं ताकि आपकी सिचुएशन अच्छी कंट्रोल में आ जाए। लेकिन पेशेंट को ऑफ एंड ऑन बीच बीच में कोई ना कोई मेडिकेशन लेनी ज़रूर पड़ती है। और लास्ट जो आपका सवाल था कि जो ऑयलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऑयलिंग का मैं हमेशा पेशेंट को कहती हूँ ऑयलिंग बेशक करें, नुकसान कोई नहीं है। अगर आप अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, अच्छी चीज़ से मुराद ये कि कोई लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर खुदा के लिए वो मत लगाइएगा, क्योंकि वो एसिड्स होते हैं, वो डैमेज करते हैं। बट ऑयलिंग में अक्सर लोग पता है क्या करते हैं, वो ना इतना विगरस मसाज करते हैं ना बालों की जड़ों में कि वो जो बच्ची कुची कसर है ना वो भी पूरी हो जाती है। तो अगर आप ऑयलिंग कर रहे हैं ना तो बस हाथ हल्का रख के बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करें, और 2 आवर्स इज़ गुड इनफ। आप पेशेंट क्या करेंगे जी, पूरे दिन तेल से जो है ना लथपथ होके फिरते रहेंगे और उसके बाद कहेंगे हमारे बाल और डैमेज हुए। तो 2 आवर्स में जितनी नरिशमेंट आपके बालों की जड़ों को चाहिए, स्कैल्प की बेसिकली मॉइस्चराइजेशन होती है ऑयलिंग से, तो वो 2 आवर्स में पूरी हो जाती है। उसके बाद आप अपने बाल वॉश करके और अपना सिंपल से जो भी हल्का सा आर्गन ऑयल आजकल बहुत कॉमन है लोग यूज़ करें, आप वो यूज़ कर लें उसके ऊपर। बिल्कुल लिसनर, इस वक्त आप प्रोग्राम सुन रहे हैं सेहत से ज़िंदगी, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सईदा सकीना, डर्माटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेज़र स्पेशलिस्ट। वाकेंड में इनका क्लिनिक भी है और इस हवाले से भी हम आगे आपको बताएंगे। एक और क्वेश्चन जो कि बालों के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे डाइट के हवाले से थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हमें फ़र्ज़ करें अच्छे बालों के लिए, नाखून के लिए, अच्छी स्किन के लिए कौन सी डाइट लेनी चाहिए? बालों की और स्किन और हेयर और नेल्स की डाइट जो है बड़ा आसान है, कोई मुश्किल फार्मूला नहीं है। देखिए, आपने लोगों को सुना होगा कि जो हम मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, मल्टीविटामिन से हमारी स्किन अच्छी होती है, नेल्स अच्छे होते हैं। तो आपकी कौन सी खुराक है जिसमें मल्टीविटामिन्स ज़्यादा है? वो है फल और सब्ज़ियाँ। ख़ास तौर पे फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, और ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मुज़र असरात वाली चीज़ें बन रही होती है, ज़ाहिर सी बात है जब आपके सेल्स फंक्शन कर रहे होते हैं तो उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, यानी कि वो कोई ना कोई ऐसा फालतू मवाद ज़रूर प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि आपकी स्किन को, बाल को और नाखून को डैमेज कर रहे होते हैं। तो जब आप फल सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो उनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इस तरह के मुज़र असरात वाली चीज़ों को आपके जिस्म से निकालते हैं। तो मेरा हमेशा लोगों के लिए मैसेज ये होता है कि आपने अगर मल्टीविटामिन्स लेने हैं तो गुड सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन्स इज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर जो अल्लाह ताला ने नेचुरल सोर्स बनाया हुआ होगा ना, तो 80 से 90% वो एब्जॉर्ब होगा, 10% आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, नहीं ज़ाया हो जाएगा। अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो वो तकरीबन कोई 60 to 70% जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बाकी 30 to 40% एब्जॉर्ब होगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप अपनी क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा करें। और एक और इंग्रेडिएंट है पानी। पानी का इस्तेमाल सर्दियों में तो बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं, ठीक है। और यंगस्टर्स बहुत ऐसे आते हैं जिनके पानी की इंटेक बहुत थोड़ी होती है और उनकी रूटीन हेक्टिक होती है, सारा दिन वो लैपटॉप्स पे, कंप्यूटर्स पे पढ़ाइयों में लगे रहेंगे और पानी को तो वो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो पानी इसलिए ज़रूरी कि जो आपके स्किन के सेल्स होते हैं उनके अंदर एक ख़ास किस्म का प्रेशर मेंटेन रहता है पानी की वजह से, और सारी की सारी जितनी भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पानी के ज़रिए आपकी पहुंच रही होती है। तो पानी और फल सब्जियाँ, बारिश से हम बात कर रहे हैं और सीज़न भी विंटर का सीज़न है, तो बहुत सारी बीमारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं स्किन की। में हमने बात की ख़ास तौर पे बालों के हवाले से। अब हम मैम से पूछते हैं कि जो स्किन की कुछ बीमारियां हैं या उस पे हम बात करेंगे। मैम, ये बताइएगा कि चेहरे पे जो हेयर ग्रोथ है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी, उसका इलाज और ये बताइएगा। उमर, ये प्रॉब्लम अगेन वही कि वो उन बीमारियों में से या उन मसले मसाइल में से जो हम बहुत कॉमन देख रहे हैं। और ख़वातीन में चेहरे के ऊपर बालों की ग्रोथ ज़्यादा क्यों हो जाती है? सबसे कॉमन रीज़न हार्मोन्स की तब्दीली। अगर हार्मोन्स आपके ठीक नहीं हैं
और जिसमें वही डिज़ीज़ जो हम प्रीवियसली भी बात कर चुके हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ सबसे कॉमन है। इसके अलावा कुछ और भी हार्मोनल इम्बैलेंस के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ होती है। जी। सेकंड रीज़न इज़ जेनेटिक टेंडेंसी अगेन। कुछ ख़वातीन या बच्चियां हमारे पास ऐसी भी आती हैं जिनके हार्मोन्स बिल्कुल ठीक होते हैं लेकिन स्टिल उनके चेहरे पर बाल होते हैं और थोड़ा बहुत तो उनकी जेनेटिक टेंडेंसी की वजह से वो मसला आ रहा होगा, लेकिन वहाँ पर ना प्रॉब्लम क्या कर देती हैं ये बच्चियाँ कि बहुत अर्ली एज में या जैसे ही थोड़े बहुत बाल है, हल्का सा रुआं है, वो उसको छेड़ देती हैं। और जो रुआं जैसा बाल होता है उसको हम कहते हैं विलस हेयर, यानी कि वो बारीक बाल होता है, उसकी जड़ मोटी नहीं होती है। अब आप उसको किसी भी तरीके से छेड़े, चाहे वो आपका ब्लीच है, चाहे वो थ्रेडिंग है, चाहे वो वैक्सिंग है, जब भी कभी बाल की जड़ जो है वो छिड़ेगी तो वो मोटी होगी। अब विलस हेयर से वो कन्वर्ट हो जाएगा टर्मिनल हेयर में। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है 2-3 दफ़ा जब वैक्स कर लेती हैं या थ्रेड कर लेती हैं तो फिर तो हर दफ़ा बाल आएंगे और पहले से ज़्यादा मोटे आएंगे और एरिया भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिस जिस जगह पर आप वैक्स करेंगे, थ्रेड करेंगे, वहाँ पे आपके बालों की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो अल्टीमेटली अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ऐसे जैसे दाढ़ी बनी हुई हो, इस सिचुएशन में हमारे पास आ रहे होते हैं। तो जब आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर सबसे पहले आपके हार्मोन्स को असेस करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे, आपको एग्जामिन करेंगे प्रॉपर। हार्मोन एक्सेस के अलामात में सिर्फ हेयर ग्रोथ ही नहीं है, 2-4 और भी अलामात है जिसमें चेहरे पे एक्नी हो जाना, सर के बाल गिर जाना, वज़न का ज़्यादा हो जाना, ये वो सारे अलामात है जो ज़्यादातर हार्मोन इम्बैलेंस के साथ आ रहे होते हैं। तो हम फिर ऐसी बच्चियों में कुछ हार्मोनल टेस्ट भी करवाते हैं, उनको हार्मोन्स के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन्स भी देते हैं और जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है और जो मैं कहती हूँ कि साइंस की एक बहुत अच्छी इजाद है और वो है लेज़र हेयर रिमूवल। और इस पे बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी क्योंकि बहुत से सेंटर्स हैं जो कर रहे हैं लेज़र्स, ठीक है, और ऐसे भी बच्चियां मेरे पास आ रही होती हैं जो कह रहे हैं कि हम पिछले कई सालों से लेज़र करा रहे हैं लेकिन हमें फ़र्क नहीं है। फ़र्क नहीं आने की बेसिक रीज़न्स में से 2-4 ये है कि एक तो ये कि अगर आपके हार्मोन्स एक्सेस मतलब हार्मोन्स को देखा ही नहीं पहले डॉक्टर ने, आपसे हिस्ट्री ही नहीं ली, उनको पता ही नहीं है कि आपके इंटरनल सिस्टम्स क्या चल रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी रीज़न मैन बिहाइंड द गन, यानी कि जो मशीन इस्तेमाल हो रही है लेज़र की, क्योंकि लेज़र की जो मशीनें हैं वो ढेर सारी हैं, ठीक है। लेज़र हेयर रिमूवल में IPL भी हो सकता है, Nd:YAG भी हो सकता है, डायोड भी हो सकता है, अलेक्जेंड्राइड भी हो सकता है, एक लंबी लिस्ट है। तो आपके जिस सेंटर से आप लेज़र करा रहे हैं कौन सा लेज़र इस्तेमाल हो रहा है और उस लेज़र की फिर हर मरीज़ के हिसाब से डिफरेंट सेटिंग्स होती हैं। आपकी स्किन का कलर क्या है, आपके बालों की मोटाई कितनी है, बालों का एरिया कौन सा है, उसके हिसाब से हर एरिया के हिसाब से भी सेटिंग्स चेंज होंगी। तो अब मसला यहाँ पर यह आ रहा होता है कि डॉक्टर के पास तो आप चले जाते हैं, डॉक्टर ने हो सकता है आपको देख भी लिया, लेकिन जो उनका टेक्नीशियन है या जो लेज़र करने वाली बच्ची है, अगर उसको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं दी गई तो फिर आपको उससे मसले मसाइल भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि स्किन बर्न हो सकती है, आपके बाल और ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, अभी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग से एक मैं बात करूँगी कि मैं इंस्टाग्राम पे तो हम डिफरेंट और भी लोगों को देख रहे होते हैं, तो UK के एक बड़ी मशहूर डॉक्टर हैं और बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी मैं एक वीडियो पिछले दिनों देख रही थी और उसके बाद मेरे जहन में ये बात आ रहा था कि हम एशियंस की चीज़ें मसले मसाइल ज़रा डिफरेंट होते हैं, यूरोपियंस के मसले मसाइल डिफरेंट होते हैं। तो वो बात ये कर रही थी कि हम एशियंस में अक्सर ये देखते हैं कि जी लेज़र वो लोग करवा रहे होते हैं और जब वो लेज़र करवाते हैं तो उनके बाल जो है बजाय इसके कि कम हो, बाल ज़्यादा हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वो तो क्योंकि एशियंस हैं इस वजह से उनमें ये मसला आता है। बट इन माई एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि हम एशियंस हैं तो हमारे बाल इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं, बल्कि उसमें एक बड़ी टेक्निकल टर्म है और जो अभी हम बात कर रहे हैं कि मैन बिहाइंड द गन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका जो मशीन का इस्तेमाल है ना, अगर आप उसकी हीट एनर्जी जो लेज़र की है बालों की अपनी जो ग्रोथ है उसके मुताबिक अगर ना रखें, बहुत कम एनर्जी रखेंगे तो क्या होगा, वो जो आपका बाल है ना, बेसिकली लेज़र क्या करता है, बाल की जड़ को जलाता है, उसकी हीट एनर्जी बालों की जड़ों में जाएगा, वहाँ से बाल बर्न हो जाएंगे। अगर आपने एनर्जी बहुत थोड़ी रखी तो वो क्या करेगा, बाल के अंदर जाएगा और उसको जलाने की बजाय उसको स्टिमुलेट कर देगा, वहाँ जो स्टेम सेल्स होंगे बालों के वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे, उनको हल्की सी हीट मिली और वो अपने आप को ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और उसके नतीजे में आपका वहाँ जहाँ पे पतला बाल था वो मोटे बाल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं पैराडॉक्सिकल हाइपरट्राइकोसिस, जो कि लेज़र के बाद कॉमनली होती है
और एशियंस में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखा जाता है क्योंकि एशियंस के बालों का कलर डार्क होता है, उनका अपना कलर ज़रा सा गंदमी होगा, जी। लेकिन उनके बाल ज़रा मोटे होते हैं और इसीलिए उनमें मोस्टली ये प्रॉब्लम आ रही होती है। और उसका हल ये होता है कि क्वालिफाइड डॉक्टर से आप लेज़र करवाएंगे, सही। आपकी एनर्जी सही सेट हुई भी होगी हम्म। तो आपको ये मसला नहीं होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मैम ने कहा कि एक तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, और जो टेक्नीशियन होगा वहाँ पे जो लेज़र वो मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, तो वो सेटिंग्स जो है बहुत ज़रूरी हैं, उसको भी देखना है। आंखों के नीचे जो डॉक्स सर्कल होते हैं, ये क्यों होते हैं बहुत सारे लोगों को, और अक्सर हम इग्नोर कर रहे होते हैं या हमें पता ही नहीं होता कि मतलब इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज क्या है, इस हवाले से बताइएगा। उमर हयात, इसमें ना अगेन 4-5 रीज़न्स। स्किन जो है ना वो बड़ी ही मैं हमेशा स्किन के लिए वर्ड यूज़ करती हूँ, ये दीवार है आपकी। जी। दीवार इस तरह से है कि इसके अंदर जो आपके इंटरनल सिस्टम्स है उस पर भी असरात होंगे और जी। बैरूनी चीज़ों के भी असरात होंगे। इसीलिए स्किन में जब कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो वो 1 या 2 रीज़न्स नहीं, 4-5 रीज़न्स अक्सर होते हैं। सही। डार्क सर्कल्स कॉमनली जो ज़्यादातर देखा जाता है ना वो तब नज़र आते हैं जब आपकी जो आइज़ के नीचे वाली स्किन है ये पतली होना शुरू हो जाए। और ये क्यों पतली होगी? स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। सही। बहुत ज़्यादा आपका स्क्रीन टाइम है तो क्या होगा कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो स्क्रीन से निकल रही है वो आपकी आइज़ के अराउंड जो स्किन है उसको अफेक्ट करेगी, वहाँ की स्किन पतली हो जाएगी। जी। और जब स्किन थिन होगी, आपका कोलेजन डैमेज होगा, तो उसके नतीजे में जो आपकी यहाँ पर, क्योंकि आई का जो एरिया है ना वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे खून की सप्लाई, ब्लड वेसल्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और है भी वो ऊपर की लेयर में है, क्योंकि स्किन की बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेयर्स नहीं होती है, बहुत पतली सी डेलिकेट सी स्किन होती है और उसके बिल्कुल नीचे ही ब्लड वेसल्स पड़े हुए। अब अगर इसके ऊपर जब भी कभी स्किन थिन होगी या कोई भी डैमेज होगा तो आपका कलर सबसे पहले अफेक्ट होगा। और वो कलर इसलिए अफेक्ट होगा कि जो खून की रगें नीचे से नज़र आना शुरू हो जाएगी पतली जेल की वजह से, वो आपको डार्क ब्राउन कलर की या ब्लैकिश कलर की नज़र आएगी। एक तो ये रीज़न है। सेकेंड रीज़न, दोज पीपल हु डू नॉट टेक गुड डाइट या जिनकी नींद पूरी नहीं हो रही है या जिनकी आइज़ की अपनी शेप जो है वो ऐसी है जिसको हम सॉकेट आइज़ कहते हैं, संकन आइज़ होती हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम कॉमनली देखते हैं कि डार्क सर्कल ज़्यादा हो रहे हैं। वो अब इस वजह से भी हो सकता है कि वहाँ पे पिगमेंट की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। और लास्टली एक स्किन डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं एक्जेमा या आम ज़बान में चंबल। अक्सर इस एरिया पे सर्दियों में ड्राइनेस के पैचेस बन जाते हैं आंखों के गिर्द। जिन पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम है उनकी स्किन रिएक्शन के तौर पे पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लग जाएगी, तो उस वजह से वहाँ पर पिगमेंटेशन आ जाती है और डार्क सर्कल्स बन जाते हैं। तो ये बेसिक कॉमन रीजंस हैं। जी। इलाज के बारे में, हाँ, अब ये असल जो है ना पते की बात तो अब आएगी ना कि इलाज जो है ना वो डिपेंड करेगा वजह के ऊपर। अगर किसी की है स्किन पतली, स्किन थिनिंग की वजह से, तो हम वो प्रोसीजर्स करेंगे जिसकी वजह से कोलेजन बनेगा। अब कोलेजन बनाने के लिए हम इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं इस एरिया पे, सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं पेशेंट्स को। PRP एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपका ब्लड लेंगे, मशीन से गुजारेंगे, वाइट सेल्स जिसके अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो इंजेक्ट करेंगे। और कुछ ख़ास किस्म के कोलेजन बूस्टिंग इंजेक्शंस होते हैं, आप ड्रिप के ज़रिए भी दे सकते हैं, आप उसी एरिया पे इंजेक्ट भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। और अगर किसी के आंखें संकन आइज जिसको हम कहते हैं, ये सॉकेट आइज है, आंख अंदर की तरफ डिप हुई भी है, तो ऐसे पेशेंट्स का इलाज होता है फिलर्स, ठीक है। और फिलर्स भी 2 तरह के होते हैं। कुछ फिलर्स ऐसे होते हैं जो हम आपके ब्लड से बनाते हैं जिसको बायोफिलर कहते हैं, और कुछ होते हैं जो कि सिंथेटिकली बने हुए होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड से भी बने हुए होते हैं। इसके अलावा हम उस एरिया को फिल करने के लिए फ़ैट ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। आपकी बॉडी के किसी हिस्से से, जैसे कि टमी से, थाई से, जहाँ एक्स्ट्रा फ़ैट है, उस फ़ैट को निकालते हैं, एक ख़ास प्रोसेस से गुजारते हैं और उसके बाद वो आँख के नीचे इंजेक्ट करते हैं ताकि वो हॉलोनेस या जो आपकी आँख अंदर को गई हुई है वो जगह आपकी फिल हो जाए। ठीक। तो ये कुछ इलाज के तरीके। अच्छा जी। मैम, एक और कॉमन जो है एक्नी, जो बहुत कॉमन है और ज़्यादातर फेस पे या बैक पे मतलब है, तो इसकी क्या वजूहात हैं? कि एक्नी बेसिकली टीनेज की बीमारी है, बट ये नहीं है कि अगर हम कहेंगे टीनेज की बीमारी है तो सिर्फ टीनेज में ही होती हो, क्योंकि कुछ मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा हमें तो फलाने डॉक्टर ने कहा था कि 30 साल तक आपको दाने होंगे, मेरी तो उम्र अब 35 साल हो गई, कब ख़त्म होंगे?
तो एक्नी जो है ना वो टीनेज में भी हो सकती है, छोटे बच्चों में भी हो सकती है, ओल्ड एज में भी हो सकती है और हर एज ग्रुप में उसकी रीज़न्स ज़रा सी डिफरेंट होती है। द बेसिक कॉमन जो कॉज़ है एक्नी का, वो क्यों हो रही है एक्नी, आपकी स्किन के अंदर एक ख़ास किस्म का ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड, जी और उस ग्लैंड का काम ये होता है कि जिल्द के ऊपर ऑयल बनाता है, जी आपकी जो लेयर बनती है चिकनाहट की जिल्द के ऊपर, ये वो बनाता है। जब भी कभी इसके अंदर इन्फेक्शन होगा, ब्लॉकेज होगा या सेल्स अपने आप को इस जगह पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे होंगे तो वहाँ पे दाना बनेगा। इसीलिए जो दाने के एरियाज़ है वो आपका फेस, आपके शोल्डर्स, आपके बैक एंड सम पीपल हिप्स वाले एरियाज़, ये वो एरियाज़ है जहाँ पे आपकी इन ग्लैंड्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब भी ब्लॉकेज, जर्म्स की क्वांटिटी ज़्यादा, अब ब्लॉकेज क्यों हो सकती है, आपकी ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, अगेन हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। टीन एज में क्यों ये मसला ज़्यादा आ रहा होता है, क्योंकि अभी अभी वो अपनी प्यूबर्टी की एज में एंटर हो रहे होते हैं, हार्मोन्स आपके अभी सेट नहीं हुए और आपके हार्मोन्स के अप एंड डाउन वो चल रहा होता है सिलसिला। जी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपको एक्नी हो जाएगी। फिर एक्नी में ना एक बहुत बड़ा रोल जो है ना वो आपकी डाइट का भी है और आपके स्ट्रेस लेवल का भी है। तो ये चंद एक कॉमन रीजंस है कॉमन जिसकी रीज़न वजह है। से आपको एक्नी हो रही होती है। ठीक। जिस तरह मैम आपने ज़िक्र किया कि स्ट्रेस जो है बहुत सारी चीज़ों स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अ, इसी हवाले से एक क्वेश्चन है कि मतलब आया स्ट्रेस की वजह से स्किन जो है उस पे क्या असरात मुरतब होते हैं? अगर मैं ये इसका जवाब इस तरह से दूँ कि जितने भी हमारे जल्द और बालों के मसले मसाइल हैं ना, आजकल के ज़माने में अगर मैं देखूँ तो मेरे ख़्याल में स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट रीज़न। जी क्यों है? इसलिए क्योंकि जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना तो आपकी बॉडी एक ऐसी सिचुएशन में चली जाती है जिसको हम कहते हैं फ़ाइट और फ्लाइट, ठीक है? जी यानी कि आपकी बॉडी जंग की सिचुएशन में चली जंग के जाएगी सिचुएशन जी और उसमें बॉडी के अंदर से कुछ ख़ास किस्म के ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जैसे कि कॉर्टिसोल है। ये वो हार्मोन होता है जो कि आपके ब्रेन को और आपके जिस्म के हर ऑर्गन को ये सिग्नल देता है कि जी इस वक्त जो है ना आपका जिस्म एक स्ट्रेसफुल इवेंट से गुज़र रहा है और आपने वो सारे काम करने हैं जिसमें आपने आपकी एनर्जी कंजर्व करनी है। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपके जो बाल है, आपकी जो जल्द है और नाखून है, वहाँ पर खून की रवानी कम हो जाएगी। जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है जैसे कि दिल है, गुर्दे हैं, जी जिगर है, जहाँ पे खून की रवानी अच्छी होनी चाहिए स्ट्रेस की सिचुएशन में, डेफिनेटली वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स समझता है जिसम। तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी, इस जगह पर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। प्लस ये कि आपका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो एक इन्फ्लेमेशन का हार्मोन है, यानी कि आपके जिस्म के अंदर आपके जहाँ जहाँ पर ऑयली ग्लैंड्स है उसकी प्रोडक्शन को, ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, आपके इंसुलिन के लेवल्स को ज़्यादा कर देगा। तो आपकी स्किन पे दाने बनना, आपके स्किन के अंदर एक्जिमा का फ्लेयर होना, अच्छा सोराइसिस फ्लेयर हो जाती है, ठीक है, और हेयर फॉल तो डेफिनेटली इसके साथ बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी जैसे हम प्रीवियसली भी बात करते गए हैं कि डार्क सर्कल्स इसके साथ ज़्यादा होते हैं। प्रीमेच्योर एजिंग स्ट्रेस के साथ बहुत कॉमन है। जी रिसर्च हो चुकी है, एक जो वॉर के लोग जिन्होंने बिफोर गोइंग टू वॉर एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वॉर बिकॉज दे हैव बीन थ्रू अ वेरी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बिल्कुल तो अब उनकी जब बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर्स ली गई हैं तो उसमें सबसे कॉमन चीज़ क्या देखी गई कि उनकी जिल्द पे झुर्रियाँ बन गई है। अच्छा इस वजह से कि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट देखा। आपने लोगों को देखा होगा कि जी किसी अजीज़ की डेथ हो गई और उसके बाद वो अचानक से दिनों के अंदर अंदर बूढ़े नज़र आ रहे होते हैं, जी क्योंकि आपकी जो कोलेजन की प्रोडक्शन है स्ट्रेस के दौरान वो बहुत कम हो जाती है और कोलेजन का ब्रेकेज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर बॉटम लाइन अगर हम यही बोले कि स्ट्रेस सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ है आपकी स्किन को स्किन और आपके बालों को। जी बिल्कुल। अच्छा मैम ये बताइएगा कि विंटर का सीज़न है, मौसम चेंज हो गया है और कुछ ऐसी बीमारियां जो कि विंटर सीज़न में स्किन की बीमारियां होती हैं उसका थोड़ा सा जिक्र कीजिएगा। और वो लोग जिनको ड्राइनेस का वो शिकार हैं तो उनको आप क्या कहेंगी? विंटर्स में उमर ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं वो आपके स्किन के एक्जिमास वगैरह ज़्यादा कॉमनली हो जाते हैं। अच्छा, एक्नी जो है ना विंटर्स में ज़रा सी कम हो जाती है क्योंकि ऑयल की प्रोडक्शन कम हो रही है, आपकी स्किन ड्राई हो रही है। जी अच्छा, जो स्किन ड्राइनेस के साथ बीमारियां हैं जैसे कि सोराइसिस आ जाती है दोबारा से, ठीक है, कुछ आपकी स्किन एलर्जी से स्पेसिफिकली वो विंटर्स में कॉमन हो सकती है।
और ड्राइनेस अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, कुछ लोगों की अपनी स्किन जो स्किन टाइप जी होती है जी हाँ, ड्राई है या ऑयली होती और है या ऑयली, जी अगर ऑयली होगी ना तो विंटर्स के लिए वो फिर भी बेटर होती जी है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्किन ड्राई नहीं हो रही होगी। लेकिन जिनकी ड्राई स्किन है या जिनको एक्जिमा है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए विंटर्स ज़रा सी बुरी गुजर रही होती है। उसके हल जो हम बता रहे होते हैं उसमें देखें, अगर आपकी स्किन के ऊपर ऑयल नहीं आ रहा है तो बेहतरीन हाल तो ये है कि आपने ऊपर से लोशंस लगाने हैं। और मॉइस्चराइज़र क्या होना चाहिए, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका पोर्शन होता है व्हेन यू एडवाइस ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। तो जी हम बताते हैं कि ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर कलर ना हो, जिसके अंदर फ्रेगरेंस ना हो, इसलिए क्योंकि ड्राई स्किन वालों की स्किन ज़्यादातर सेंसिटिव जी होती जी है, उनको स्किन के डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होते हैं जब उसके ऊपर कलर लगेगा, आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस लगेगी तो स्किन और इरिटेट हो जाती है, वो और सुर्ख हो जाती है, उनकी जल्द और इरिटेट हो जाती है। तो ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर फ्रेगरेंस ना हो, कलर ना हो, और ज़्यादातर हम कहते हैं मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स। वाई मेडिकेटेड मॉइस्चराइज़र्स? क्योंकि कुछ मॉइस्चराइज़र्स ऐसे होंगे जिनके अंदर थोड़ा बहुत यूरिया ऐड हुआ वो होगा, वाइट सॉफ्ट पैराफिन या लिक्विड पैराफिन के मिक्सचर्स होंगे, जी सेरामाइड्स हैं, फिर कुछ सिरम्स ऐसे हैं हमारे, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड सिरम इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजिंग एजेंट। तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपने अपने मॉइस्चराइज़र के लेबल पे देखने हैं कि ये लिखे हुए हैं, तो इट्स अ गुड मॉइस्चराइज़र। और ये इस्तेमाल आपने कितना करना है ये भी बहुत ज़रूरी। लोग एक दिन में एक दफ़ा लगा कर कहते हैं कि जी हमने तो लगाया था, हमारी तो स्किन ड्राई हो रही है। जी तो विंटर्स में आपको जितनी दफ़ा आपका मुंह धुलेगा, वज़ू किया दिन में 5 दफ़ा लोशन लगाने ही लगाने। और अगर आपकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो जितना आपको स्किन अपनी लगेगी कि ड्राई हो रही है, आपने उसका फ्रीक्वेंट इस्तेमाल। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, कुछ मेडिसिन, कुछ टैबलेट्स ऐसी आती हैं जिनमें ये इवनिंग प्राइमरोज ऑयल की टैबलेट्स, जिसको फिश लिवर ऑयल वाली टैबलेट्स कहते हैं, इट्स अ वेरी गुड सोर्स टू मेक ऑयल इनसाइड योर स्किन। हम अक्सर पेशेंट्स को ये भी एडवाइस कर रहे होते हैं। और अगर किसी की बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है तो कभी कभार हम वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स है फिर हम वो भी देते हैं पेशेंट्स को। जी बिल्कुल अच्छी तरीके से मैम ने इस पे रोशनी डाली। ये जो आंखों के नीचे माइलिया, ये क्या है और इसका रीज़न क्या है और इलाज क्या है, ये बताइए। माइलिया बेसिकली उमर आपकी ना ऑयली ग्लैंड्स ही जब कभी एक्सट्रीमली ब्लॉक होगा, ठीक है, तो उसकी जो प्रोडक्शन है अंदर से जो ऑयल निकल रहा है, सुपरफिशियल जो लेयर होती है स्किन की उसके अंदर फंस जाती है। तो आपको जी क्या नज़र आता है देखने में, छोटे छोटे वाइट कलर के, आम ज़बान में उनको वाइट हेड्स बोलते हैं लोग, वाइट कलर के दाने होते हैं, ज़्यादातर आंखों के गिर्द नज़र आते हैं लोगों, लेकिन आपके चीक्स के एरियाज़ पे, कुछ लोगों को फोरहेड पे, इन जगहों पे भी ये बन रहे होते हैं। और एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, बट उसके लिए जो रिसर्च थोड़ी बहुत इस पे हुई है उसमें पता ये लगता है कि जिन लोगों की स्किन थिन हो या जिनका सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है, जिनके धूप में काम ज़्यादा काम है ज़्यादा या है अल्ट्रावायलेट जी रेडिएशन के साथ उनका काम ज़्यादा है, तो ऐसे पेशेंट्स में माइलिया ज़्यादा बनते हैं। जी और इलाज इसका क्रीम से अनफॉर्चुनेटली नहीं नहीं होता, है इसमें कोई भी टॉपिकल सोल्यूशन नहीं है जो कि इफ़ेक्टिव हो। और ये इसलिए बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ऐसे भी हम पेशेंट्स देख चुके हैं कि उन्होंने डेटॉल और इस तरह के सॉल्यूशंस लगा लिए या कोई वाटर रिमूवर लगा लिया फेस पे उसको गायब करने, क्योंकि माइलिया एक दफ़ा बन जाए ना तो उसका साइज़ बढ़ता जाता है, वो ख़ुद से ख़त्म नहीं होता और वो वहाँ पर रहता है। उसका डिफरेंस दानों से डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ही यही होता है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये माइलिया है या ये एक्नी है? तो एक्नी देखने में दोनों एक ही जैसी तकरीबन लग रही होती है, लेकिन एक्नी किसी ख़ास पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, वो हमेशा नहीं रहेगी। माइलिया आपका कई कई साल भी रह सकता है और वो वक्त के साथ साथ उसका साइज़ भी बड़ा होता जाता है। तो आप जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो तरीके बहुत सारे हैं इसको ख़त्म करने के, लेकिन ज़्यादातर प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें एक बहुत कॉमन तरीका है इलेक्ट्रोकॉटरी, यानी कि एक मशीन होती है, उसके अंदर हल्की सी हीट एनर्जी होती है, हम उसको बर्न कर देते हैं, हल्का सा वो स्पॉट भी छोड़ेगा, मे बी 2 वीक्स मे बी 3 वीक्स, उसके बाद वो वहाँ से जगह नॉर्मल हो जाएगी। और अगर बहुत बड़े साइज़ का माइलिया है तो वो तो उसको निकालना और ईजी होता है। हम सुपरफिशियल लेयर को डी रूफ करते हैं, यानी कि डेड स्किन को थोड़ा सा उतारते हैं विद द हेल्प ऑफ अ नीडल, और उसके जो कंटेंट है उसको रिमूव कर देते हैं, स्क्वीज़ आउट कर लेते हैं और इससे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। मैम पिगमेंटेशन और मिलाइज़मा
ये इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और इसको हम किस तरह डील कर सकते हैं इसके अंदर। ख़वातीन का फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया है आपने। मेलाज़मा और पिगमेंटेशन मेल्स फीमेल्स दोनों फेस करते हैं, जी। बट मेल्स की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। जी। वो वजह उसकी मेनली ये है कि ख़वातीन में कुछ लाइफ के ऐसे चेंजेस आ रहे होते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी, और फीमेल हार्मोन इटसेल्फ जो एस्ट्रोजन हार्मोन है। अब मेल हार्मोन के हमने बताया कि मेल हार्मोन सर से बाल गिरा सकता है, और फीमेल हार्मोन जो है चेहरे पर पिगमेंटेशन कर सकते हैं। और वो ख़वातीन जो कि बर्थ कंट्रोल पिल्स पे हैं या कंट्रासेप्टिव कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं जिनमें हार्मोन्स का इस्तेमाल है, उसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन आ सकती है। और कोई कंसीव करने के लिए मेडिसिन्स ले रहे हैं, हार्मोन्स अपने इरेगुलर है, आयरन डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो सकती है। स्ट्रेस के साथ पिगमेंटेशन हो सकती है। आपका जो पिगमेंट होगा वो ज़्यादा वर्स होगा। अगर मेरा कोई पेशेंट ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रहा है, पिगमेंटेशन के लिए हर तरीका हमने कर लिया, तो जो बेसिक कॉमन उसमें वजह निकलती है वो स्ट्रेस है। और पिगमेंटेशन को टैकल करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट अनफॉर्चुनेटली इन साइंस, क्योंकि बेसिक जो उसके अंदर रीज़न्स है, ये तो मैंने वो वजूहात बताई जैसे ये वर्स हो रही है, ठीक है, या शुरू हो रही है कहानी, ठीक है। उसके अंदर साइंस अभी तक एग्जैक्ट पैथोजेनेसिस नहीं निकाल पाई है, और इसी वजह से इसके इलाज में बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन अगर कोई पेशेंट मेरे पास आके कहता है कि पिगमेंटेशन को हम सिर्फ क्रीम से ठीक करके दें, तो नॉट पॉसिबल। हम हमेशा पेशेंट को गाइड करते हैं कि आपने अगर क्रीम्स का इस्तेमाल करना है, वो आपकी सिर्फ जल्द के ऊपर वाली लेयर तक काम करेगा। बहुत अच्छी क्रीम्स आ जाती हैं, स्टिल वो कुछ हद तक काम करेगा, और जब तक काम कर रही होगी, जब तक यूज़ कर रहे होंगे, तब तक रिज़ल्ट देगा। तो पिगमेंटेशन के लिए हमेशा हर पेशेंट की ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। पहले जो वजह है जिसकी वजह से मसला आ रहा है उसको हल करना है। अगर आयरन डेफिशिएंसी, आयरन को ठीक करना है, कैल्शियम विटामिन्स कम है उसको ठीक करना है, और किसी के हार्मोन्स का इरेगुलरिटी उसको ठीक करना है। और फिर ट्रीटमेंट के अंदर हमारे पास फिर बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। उसमें हम पिगमेंट लाइटनिंग इंजेक्शंस भी लगा सकते हैं, केमिकल पील्स भी कर सकते हैं, हम लेज़र्स भी कर सकते हैं, हम रीसर्फिसिंग यानी कि स्किन की लेयर को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ खाने के लिए सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो कि पिगमेंटेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। पिगमेंटेशन में हम ख़त्म करने की बात नहीं करते, हम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। इम्प्रूवमेंट कैन गो अप टू 70%, कैन गो अप टू 80%। बट अगर कोई मुझे पेशेंट आके कह रहा है कि नहीं मुझे 100% ख़त्म करना है, हमारे इख्तियार में अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ नहीं है। हम आपको एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट बिल्कुल दे सकते हैं, और ये सारे ट्रीटमेंट्स सेफ़ है इफ़ डन बाय अ अगेन क्वालिफाइड डॉक्टर। इफ़ नॉट डन बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर, हर चीज़ के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सही। मैम ये बताइएगा कि फंगल इन्फेक्शन क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और ट्रीटमेंट के बारे में बताइएगा, और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ अक़साम हैं वो भी बताइएगा। उमर, जो फंगल इन्फेक्शंस है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ख़ास किस्म का जरासीम है फंगस। अब इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती है कि कौन कौन से फंगस किस किस एरिया को इन्फेक्ट कर सकता है। बट स्किन में मैं ज़्यादातर लोगों को कहती हूँ कि वो हिस्से जिस्म के जहाँ पर धूप ना लगती हो, हवा का गुज़र कम से कम हो, और जहाँ पे आपका नमी जमी रहे या पसीना जहाँ पे ठहरा रहे, वो हिस्से ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं फ़ंगल इन्फेक्शन में। जैसे कि पाँव पे लोगों के उंगलियों के दरमियान अक्सर फ़ंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, या सेंसिटिव या प्राइवेट पार्ट्स पे लोगों को अक्सर फ़ंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं। आम ज़बान में तो लोग इसको धद्दर या रिंग वॉर्म कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फ़ंगल इन्फेक्शंस के अलामात होते हैं ना, वो दायरे से बन रहे होते हैं जिल्द के ऊपर, और सुर्ख रंग के होते हैं दायरे, और उसके ऊपर छिलका होता है, बारीक सा छिलका, और इनमें शदीद ख़ारिश होती है। फंगल इन्फेक्शंस जो है ना, वैरायटी डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से भी हम उसको क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कि वो टीनिया वर्सिकुलर भी हो सकता है, टीनिया फेशियाई यानी फेस पे होगा टीनिया फेशियाई कहलाएगा, पाँव पे होगा तो टीनिया पीडस कहलाएगा, सर पे होगा तो टीनिया कैपिटस। ये डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, और इसका जो बेसिक पैथोजन है वो हर एरिया में डिफरेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आ रही होती है अक्सर कि जो लोग अगर स्किन के डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तशख़ीस सही नहीं होगी, तो अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर स्टेरॉइड्स लगा कर आ जाते हैं, जैसे कि बेटनोवेट, डर्मोवेट, क्लोबिवेट, जो बहुत कॉमनली मिल जाता है। और आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, जी मुझे तो जिस्म पे ख़ारिश हो रही है, उसने उठाकर दे देनी है आपको बेटनोवेट। अब बेटनोवेट क्योंकि स्टेरॉइड है, और आसान करके समझाने के लिए मैं लोगों को कहती हूँ कि ये क्या करता है, ये जिस्म के जो फंगस के जो जरासीम है उसको मारेगा नहीं, उसको सुला देगा।
अब वो जब सो जाएंगे तो कुछ दिनों तो आपको लगेगा कि मेरी जल्द बड़ी अच्छी हो गई है, मेरे तो मसले मसाइल हल हो गए, ज़िंदगी आसान हो गई। लेकिन जैसे ही आप वो दवाई लगाना छोड़ देंगे तो वो जो सोई हुई आर्मी है ना, वो जाग जाएगी और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी, क्योंकि उनको रेस्ट मिल गया बीच में। और फिर अब अगर आपका एक दायरा बन रहा था, वहाँ पे 6 दायरे बन जाएंगे और वो और स्प्रेड हो जाएगा। तो बेसिक जो इसका ट्रीटमेंट होता है फंगल इन्फेक्शन का, एक तो पहली चीज़ आपने अपनी जो प्रिकॉशंस है वो करनी है। प्रिकॉशंस में जैसे मैंने नमी का जिक्र किया, जिस्म पे नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर तो सेंसिटिव एरियाज़ है, हर वॉश के बाद आप टिश्यू से ड्राई करेंगे। अगर पाँव पे फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, उंगलियों के दरमियान ज़्यादातर आता है और वहाँ पे अक्सर स्किन वाइट हो जाती है, गल सी जाती है, तो कोशिश करें कि गर्मियों में तो ओपन शूज़ पहने। विंटर्स में अनफॉर्चुनेटली कर नहीं सकते, सारा टाइम ओपन शूज़ तो नहीं पहन सकते, लेकिन जैसे ही आप घर पहुँचे अपना शू रिमूव किया, पाँव को वॉश किया और टिश्यू से उन हिस्सों को खुश्क किया। और तीसरी इम्पॉर्टेंट एहतियात फंगल इन्फेक्शंस में, क्योंकि ये कंटेजियस होते हैं, ये एक से दूसरे को लग सकती है, और आपने क्या करना है, अपना साबुन तौलिया अलग रखना है। और अगर घर में किसी एक बंदे को भी फंगल इन्फेक्शन है, डॉक्टर को फ़ौरन दिखाएंगे, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में ओरल एंटी फंगल टैबलेट्स और टॉपिकल क्रीम्स आती हैं। और इसमें साथ साथ ये भी बता दूं कि आजकल जो है, जैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का वर्ड सुनते रहे हैं कि जी एंटीबायोटिक से लोग रेजिस्टेंट होने लगे, पेनिसिलिन और ऑगमेंटिन, और ये तो आजकल काम नहीं कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से एंटी फंगल रेजिस्टेंस भी एक वर्ड होती है, क्योंकि ओवर द काउंटर लोग ख़ुद से ही क्रीम्स ख़रीद के और दवाइयाँ ख़रीद के खा लेते हैं, और जरासीम जो है ना पहले से ज़्यादा उनके अंदर वो जो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स दोस मेडिसिन्स वो कम हो गई है। तो अब हमें स्ट्रॉन्ग एंटी फंगल्स लोगों को देनी पड़ रही होती है और नए किस्म की एंटी फंगल टैबलेट्स देनी पड़ती है। तो अगर आपको एंटी फंगल दे दिया डॉक्टर ने और आपको उससे फ़र्क नहीं आ रहा है, तो आपने डॉक्टर को ये भी बताना है कि मैंने कोर्स भी कंप्लीट किया। अच्छा, ज़रूरी चीज़ ये भी है कि आप कोर्स भी कंप्लीट करें। बीच में अगर आपके डॉक्टर ने कहा पूरा महीना दवाई खानी है, लोग क्या करेंगे, 2 हफ्ते दवाई खाएंगे, 3-4 दिन नहीं खाएंगे, 5-6 दिन खाएंगे नहीं खाएंगे। तो जब ये करेंगे तो डेफिनेटली इलाज आपका कंप्लीट नहीं होगा। तो दवाई का रेगुलर इस्तेमाल, परहेज़ में ये कि आपके शूज़ अच्छा कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। जूतों का कंफर्टेबल नहीं होंगे तो यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन ही नहीं, पाँव के ऊपर बाज़-औक़ात वॉट्स और किलोसिटीज़ या कॉर्न बन जाते हैं। किलोसिटीज़ और कॉर्न क्या चीज़ होती है, जब आपका जूता अगर बहुत हार्ड सोल का होगा तो जो आपकी डेड स्किन उतर रही है, हर महीने 28 दिन के बाद आपकी नई स्किन आ रही होती है, तो वो डेड स्किन बार बार उसी जगह पे चिपकती रहेगी, वो पील नहीं होगी, वो उतरेगी नहीं और बहुत जल्दी नई लेयर्स बनेगी। तो पेनफुल हार्ड एरियाज स्किन के ऊपर बन रहे होते हैं, ज़्यादातर पाँव पे ये प्रॉब्लम होती है। तो आपका जूता होना चाहिए कंफर्टेबल, उसकी इनर सोल सॉफ्ट होनी चाहिए, बाज़-औक़ात मेडिकेटेड सोल्स भी मिल जाते हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। और अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है जो कि ज़्यादा पेनफुल है, आपको प्रॉब्लम कर रही है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाकर चेक करवा सकते हैं। और ये मैम हमने देखा है कि ज़्यादातर हमारे जो पुलिस या आर्मी के जवान होते हैं उनको ये पाँव का जो है फंगस ज़्यादा होता है। बिल्कुल जी। मैम एक और चीज़ के जो लोग ज़्यादातर स्किन गोरा करने के लिए जो लगाते हैं, क्या फार्मूला क्रीम्स? जी, फार्मूला क्रीम्स, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि ये ठीक है कि नहीं है? मेरे ख़्याल में हमारी आवाम को काफ़ी हद तक, अब तक तो सभी को पता लग गया है कि चीज़ ठीक तो नहीं है, लेकिन क्या करें, शॉर्टकट है ना। तो इसलिए लोगों की मजबूरी है, शादी आ रही है, रिश्तेदार की शादी, अपनी शादी है, हफ्ते के अंदर अंदर रंग गोरा करना है, तो क्या करेंगे जी, वो 2-4 क्रीमें जो है जो मार्केट से मिलेंगी या कोई आपको ब्यूटिशन या कोई आगे पीछे रिश्तेदार बता देगा, वो मिक्स करेंगे और लगाएंगे। इन क्रीमों में क्या चीज़ें होती हैं, इन क्रीमों के अंदर स्टेरॉइड, आर्सेनिक, मरकरी। अब स्टेरॉइड तक कहानी अगर हम करें ना, तो फिर भी हम कहते हैं कि चले खैर है, थोड़ी बहुत स्किन पतली हो जाएगी, नुकसानात उसके भी बहुत सारे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब बात करते हैं ना आर्सेनिक और मरकरी की, ये पॉइजन्स है, जहर है, और ये पॉइजन्स आपकी स्किन को सिर्फ पतला और बाकी नुकसानात नहीं, आपको बहुत बुरी तरह से स्किन को थिन कर देगी और अनफॉर्चुनेटली स्किन कैंसर्स तक लेकर जा सकती है। सो आपने जो ये वाली क्रीम्स है ना, ये शॉर्टकट रास्ते हैं। शॉर्टकट इसलिए है कि ये जो क्रीमें हैं ये किस तरह से रंग गोरा करती है, ये आपकी जिल्द के ऊपर वाली तह को उतार देती है, आहिस्ता आहिस्ता उतरती है, आपको एकदम से नहीं लगेगा। और विद इन 7 डेज़ अब आपकी जब जिल्द की लेयर उतरेगी तो आपको रंग तो बड़ा साफ़ सुथरा लगेगा, 1 से 2 हफ्ते में गोरे गोरे तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब आप उस क्रीम को अगर लगातार यूज़ भी कर रहे हो या छोड़ भी दें, तो जो जिल्द के ऊपर की तह निकल गई है ना,
उसके नीचे से जो आपके खून की रगें हैं ना वो बाहर को नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और स्टेरॉइड्स का एक और साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो चेहरे पे बाल लेकर आते हैं, तो एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ चेहरे पे शुरू हो जाएगी। और जो हमने कॉर्टिसोल का जिक्र किया था कि कॉर्टिसोल के साथ एक्नी होती है, तो स्टेरॉइड उसी से ही बना हुआ बना होता हुआ है। है बिल्कुल। तो कॉर्टिसोल की मौजूदगी की वजह से वहाँ पर एक्नी भी होना शुरू हो जाएगी। तो हम बहुत बुरे केसेस भी लोगों के देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडी की स्किन थिन हुई भी होती है और पूरी बॉडी पे खून की रगें नज़र आ रही होती है। वो ना चूल्हे के सामने जा सकता है पेशेंट, ना हीट में जा सकता है, क्योंकि चूल्हे के सामने हीट में जाएंगे तो स्किन जल रही होगी और उनको उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो खुदारा मत यूज़ करें मतलब ये ऐसी अच्छी क्रीमें, चीज़ नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जी। मैम एक स्किन की और एक जो बर्न हो जाती है स्किन, उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री इस तरह बोलते हैं। तो किस तरह ये, इसको थोड़ा सा इस पे रोशनी डालिएगा कि ये है क्या? देखिए, बर्न के केसेस दो तीन डोमेन्स में फॉल करते हैं, ठीक है। उसको डर्मेटोलॉजिस्ट भी टैकल कर सकता है, उसको प्लास्टिक सर्जन्स भी देख रहे होते हैं और उसको नॉर्मल सर्जन्स भी देख रहे होते हैं। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिग्री बर्न जो है ना वो उसके लेवल को शो करता है कि कितने लेवल में या स्किन की कितनी गहराई के अंदर नुकसान हुआ है। अगर सिर्फ ऊपर की जल्द आपकी डैमेज हुई है जिसमें अक्सर छाले बन रहे होते हैं और आपको शदीद तकलीफ़ होती है, ज़्यादातर वो फर्स्ट डिग्री बर्न होते हैं, यानी कि हल्के नोयत का बर्न। सेकेंड डिग्री में आपके जिस्म के ज़्यादा एरियाज़ इन्वॉल्व होंगे, डेप्थ ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें आपकी सिर्फ छिलके नहीं उतर रहे होंगे, आपके नीचे की स्किन के जो मसल्स है वहाँ तक डैमेज जाएगा। और अगर आपके मसल्स के साथ साथ हड्डियों तक बर्न चला गया है तो वो थर्ड डिग्री बर्न होगा। जो सेकेंड और थर्ड डिग्री बर्न्स होते हैं ज़्यादातर उसमें फिर प्लास्टिक सर्जन्स का और जर्नल सर्जन्स का रोल आ रहा होता है। हम डर्मेटोलॉजिस्ट या जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट है उनका रोल आता है इन द केसेस ऑफ फर्स्ट डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न पेनफुल होते हैं और सबसे पहले ज़्यादातर हमारे पास लोग प्रेजेंट करते हैं क्योंकि आपकी वहाँ पे नर्व्स डैमेज हो चुकी होती है और शदीद तकलीफ़ में होता है पेशेंट। तो अगर तो शुरू में पेशेंट आया है तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक कवरेज देना उनको, उसकी स्किन के लेयर को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए टॉपिकल एंटीबायोटिक क्रीम्स, अगर केस बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो IV एंटीबायोटिक्स हम देंगे और वूंड केयर बताएंगे कि आपने इसकी सफाई का कैसे ख्याल रखना है, इस पर कौन सी दवाइयाँ लगानी, कौन सी दवाइयाँ नहीं लगानी। इनिशियली ये चीज़, और फिर 1-2 महीने के बाद जब स्किन हील होगी और वापस अपनी जगह पे आने लगेगी तो अक्सर वो डार्क कलर की हो जाती है स्किन, या वहाँ का टेक्सचर चेंज हो रहा होता है, स्किन की साख्त तब्दील हो जाती है। तो उसको हील करने के लिए हो सकता है कि हम आपको सिर्फ टॉपिकल क्रीम से ट्रीट करें। सिलिकॉन बेस्ड स्कार के लिए जो जेल्स आ जाते हैं वो दे देते हैं, पिगमेंट लाइटनिंग क्रीम्स हम दे देते हैं ताकि कलर ठीक रहे। सन ब्लॉक्स का एडवाइस करते हैं ताकि जहाँ पे स्किन डैमेज हुई हुई है उस पर धूप की शुआएं लगेंगी तो वो एरिया और डार्क होगा और डैमेज होगा। और अगर वहाँ पर मामला ज़्यादा बिगड़ा हुआ है फिर हम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी उसके ऊपर कर सकते हैं। इस पे भी आते हैं मैम। एक और डिज़ीज़ के हवाले से, जो ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ये स्किन के कौन से डिजीज़ हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, ऑटो इम्यून, ऑटो का मतलब कि ख़ुद ब खुद स्टार्ट हो गई और इम्यून सिस्टम के अंदर कोई गड़बड़ ख़ुद से स्टार्ट हो गई है। साइंस अभी तक ऑटो इम्यून बीमारियों की बेसिक रीज़न तो नहीं निकाल पाई है, लेकिन इसके अंदर हो ये रहा होता है कि ऑटो इम्यून बीमारियां वो बीमारियां होती हैं जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत के जो सेल्स हैं जिन्होंने नॉर्मली बाहर के जरासीम को मारना था वो आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों को अपना दुश्मन समझने लग जाएंगे। अब ऑटो इम्यून बीमारियों में एलोपेशिया एरियाटा, बालचर जिसको हम कहते हैं, वो आ जाता है। विटिलाइगो आ सकता है या फुलबेरी जिसको कहते हैं। इसके अलावा कुछ स्किन के स्पेसिफिक डिजीज़ है जैसे कि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस है, डिस्क्वाइड लूपस एरिथेमेटोसिस है, लाइकन प्लानस, एक लंबी लिस्ट है क्योंकि स्किन की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो कि ऑटो इम्यून बीमारियों में आती है। तो ऑटो इम्यून बीमारियां बेसिकली वो बीमारियां होती हैं जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत के सेल्स अपने स्किन के सेल्स को डैमेज करते हैं। यस। तो अब इसका इलाज एक लॉन्ग लिस्ट है। अगेन डेफिनेटली जो बीमारी होगी उसके अकॉर्डिंग इलाज होगा। अक्सर हम स्टेरॉइड की क्रीम्स या स्टेरॉइड की टैबलेट्स, अभी हमने पीछे कहा कि जी स्टेरॉइड्स अच्छे नहीं हैं, बट ये वो बीमारियां हैं जिसमें स्टेरॉइड का रोल आता है। और क्यों ये क्रीमें बनी है, इन बीमारियों के लिए बनी है, और क्यों ये टैबलेट्स बनी है इस तरह की बीमारियों को टैकल करने के लिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। जो आपकी ये एक्स्ट्रा सेल्स बॉडी में गलत काम करते फिर रहे हैं या आपकी समझ ले कि आर्मी ने बगावत कर दी है जिस्म के अंदर, तो ये उसको सेटल डाउन करती है, उनको काम डाउन करती है, उन एक्स्ट्रा सेल्स की क्वांटिटी को कम करती है। तो ऑटो इम्यून बीमारियां ट्रीटमेंट डेफिनेटली स्पेशलिस्ट ही कर सकता है। आपको उसके लिए
सिंपल एमबीबीएस डॉक्टर्स शायद बहुत ज़्यादा हेल्प ना कर सकें। बिल्कुल, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। और बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं कि उसको वो मिस रीड या मिस डायग्नोस डायग्नोस करते हैं, और ख़ास तौर पर ये फंगल में भी और बहुत सारी चीज़ों में। तो ये ख्याल रखना है आपने कि आपने प्रॉपर जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाना है। अच्छा मैम, ये कॉस्मेटिक की तरफ आते हैं। बिल्कुल जी। कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स क्या हैं, कौन कौन से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। कॉस्मेटिक्स जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि वो चीज़ें जो जल्द को मज़ीद खूबसूरत करें, आपके चेहरे को खूबसूरत करें, आपके बालों को खूबसूरत करें, वो सारे प्रोसीजर्स आ जाते हैं। इसके अंदर कॉमनली जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और कई सालों से हो रहे हैं प्रोसीजर्स, जैसे कि बोटॉक्स है, फिलर्स है, थ्रेड्स है, फैट ग्राफ्टिंग भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में आ रहे होते हैं। और इसी तरह से हम लोग डिफरेंट तरह के लेज़र्स है, PRP, मीज़ोथेरेपी। सो इट्स अगेन अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, बट अब डिपेंड करता है कि किस मकसद के लिए हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी पेशेंट को ज़्यादातर देखें जो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स है ना, हम ज़्यादातर अगर मैं कैटेगराइज़ करूँ तो कौन से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो डिमांड कर रहे होते हैं, वो स्किन टाइटनिंग के प्रोसीजर्स होते हैं, जहाँ पे आपके रिंकल्स बन गए, स्किन लूज़ हो रही है, आपके फोल्ड्स बन रहे हैं चेहरे के ऊपर, आपके खदो खाल जो है वो चेंज हो रहे हैं, या किसी की नाक की शेप ऐसी है जो टेढ़ी है और वो प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराना चाहते, तो प्लास्टिक सर्जन के पास जाने से पहले वो ऐसे प्रोसीजर्स जैसे कि फिलर्स है या कुछ थ्रेड्स हैं, वो इस तरह के प्रोसीजर्स करवा सकते हैं, जिसके नतीजे में आपको कई साल तक अच्छा रिज़ल्ट रहेगा और आपको सर्जरी में नहीं जाना पड़ेगा, आपको प्लास्टिक सर्जन्स या सर्जन्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी मैम, प्रोग्राम का टाइम भी तकरीबन अख्ताम तक हम पहुंच गए हैं। आखिर में अगर कोई आना चाहे वाकंड में, या वो उनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से हो, रावलपिंडी से हो, किसी भी जगह से वो आना चाहे और या अपॉइंटमेंट लेना चाहे, तो आपका क्लिनिक वाकंड में ही बिल्कुल है। जी, बिल्कुल मैं आपको बता देती हूँ डिटेल्स। डॉक्टर सकीना क्लिनिक्स के नाम से हमारा क्लिनिक है वाकंड के अंदर, बैरियर नंबर 3 और ओपल हॉस्पिटल के करीब है, अलबरका बैंक की बेसमेंट में। और हमसे रब्ता करने का तरीका फ़ोन नंबर से आप कर सकते हैं 0345 5458 615, हमारे अपॉइंटमेंट्स का नंबर है। इसके अलावा फ़ेसबुक पे डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से मेरा पेज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी डॉक्टर सकीना डर्मेटोलॉजिस्ट के नाम से मौजूद हूँ, और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर सकीना स्किन स्पेशलिस्ट के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज है। और ट्विन सिटीज़ से जो भी विज़िट करना चाहे, बैरियर नंबर 3 से बहुत इजीली एंटर हो सकते हैं। एंड वी हैव ऑल काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू स्किन, हेयर, नेल और हर तरह की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और लेज़र्स, बोटॉक्स, फिलर्स, थ्रेड्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल विद अस। बिल्कुल मैम, आखिर में आपका मैसेज कोई जो स्किन के हवाले से कोई मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? बिल्कुल उमर, जब सारी हम जो शुरू से बात कर रहे हैं ना प्रोग्राम में, शुरू से लेकर एंड तक, क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर कौन होता है? वो डॉक्टर, अगर मैं डर्मेटोलॉजिस्ट की स्पेसिफिकली बात करूं, तो आपने पाकिस्तान में अगर रहना है और पाकिस्तान में देखना है, तो वो डॉक्टर जिसके पास FCPS या MCPS या MD की क्वालिफ़िकेशन होगी। ये एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें डॉक्टर ने अगर MCPS किया हुआ है तो 2 साल, और FCPS किया है या MD किया हुआ है 4 या 5 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, एग्ज़ाम्स होते हैं, और वो बहुत सारे चैनल से होकर जब उनके सीनियर्स को और उन एग्ज़ामिनर्स को लगता है कि हाँ जी ये एक सेफ़ डॉक्टर है, फिर उनको डिग्री मिलती है। तो खुदारा, जब भी कहीं स्किन के डिज़ीज़ के लिए आप किसी के पास जाएंगे तो प्लीज़ डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशंस चेक कीजिए। और अगर आपको डॉक्टर की क्वालिफ़िकेशन पे शक है तो बहुत सारे तरीके हैं, PMDC का पोर्टल है, CPSP का पोर्टल है, उसमें डॉक्टर की डिग्रीज़ डालेंगे, डॉक्टर का नाम डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो स्किन का जो मामला है आसान नहीं है, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अनक्वालिफाइड या सिंपल जिन्होंने सिर्फ MBBS किया और 2-4 दिन के डिप्लोमास किए हुए हैं, दे कैन नॉट हैंडल स्किन डिजीज़, तो काइंडली गो टू अ क्वालिफाइड डॉक्टर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मैम आपका कि आप आई और अपनी इतनी इन्फॉर्मेशन दी लिसनर के लिए, बहुत शुक्रिया। सामीन, डॉक्टर सईदा सकीना, डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड लेज़र स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थी, और उन्हें ओवरऑल हेयर के हवाले से, नाखून के हवाले से, स्किन डिजीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ एलर्जीज़ के हवाले से और कॉस्मेटिक्स जितनी भी चीज़ें हैं उस हवाले से उन्होंने बड़ी डिटेल में उन्होंने बात की।
और अगर आप आना चाहें तो उनके सोशल मीडिया पेजेस भी हैं, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, और वाकई का जो इनका क्लिनिक है वहाँ का एड्रेस भी है। तो सामीन, इंशाल्लाह फिर किसी और प्रोग्राम में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।